Hello all. In today's lecture, we are going to learn few new concepts of input tax credit. हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जब आपका इनपुट गुड्स या इनपुट सर्विसेज कॉमनली यूज होते हैं या तो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए या ब्लॉक क्रेडिट में या नॉन टैक्सेबल पर्पस के लिए या एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में या फिर टैक्सेबल सप्लाईज में, तो हम एलिजिबल क्रेडिट किस तरह से निकालते हैं। इस लेक्चर में हम सीखते हैं कि जब आपके कैपिटल गुड्स पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज होते हैं या फिर पार्टली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए और ब्लॉक क्रेडिट के लिए या नॉन टैक्सेबल सप्लाईज के लिए या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए यूज होते हैं, तो हम यहाँ पर आईटीसी कितना अवेल करते हैं और किस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू अपॉर्शनेट द क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द रिवर्सल देयरऑफ। यहाँ पर रूल 43 हमें इन सब के बारे में कैलकुलेशंस करने में हेल्प करता है। सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन क्रेडिट, जिसको हम टीसी बोलते हैं ऑन कैपिटल गुड्स। कॉमन क्रेडिट निकालने के लिए हमें वो कैपिटल गुड्स देखने हैं जो सिर्फ नॉन बिजनेस पर्पस या फिर एग्जेम्प्टेड गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज होते हैं। इन टाइप के कैपिटल गुड्स पर जो टैक्स पे करा होता है उस पर आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, सो वो टैक्स अमाउंट ई क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट हमें उन कैपिटल गुड्स को आइडेंटिफाई करना है जो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई में यूज होते हैं। यहाँ टैक्सेबल सप्लाई में जीरो रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड होता है। ये सब हमें जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर करना होता है एंड इन कैपिटल गुड्स पर जो टैक्स दिया होता है वो ई क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट हमें उन कैपिटल गुड्स को आइडेंटिफाई करना है जो बिजनेस, नॉन बिजनेस, टैक्सेबल या फिर एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाने में यूज होते हैं। इन कैपिटल गुड्स पर जो भी टैक्स दिया होता है वो ई क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर होता है। इन कैपिटल गुड्स की लाइफ हमें 5 साल की ही लेनी है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अगर कोई भी कैपिटल गुड्स पहले सिर्फ नॉन बिजनेस पर्पस या एग्जेम्प्टेड गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है लेकिन अब टैक्सेबल सप्लाई में भी यूज हो रहा है, देन हमें टैक्स अमाउंट को 5% पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग रिड्यूस करने के बाद ही जो आईटीसी बचेगा उसे ई क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर करना है। सिमिलरली अगर कोई कैपिटल गुड सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई में यूज होता था पर अब टैक्सेबल ऑब्लिक नॉन टैक्सेबल में यूज हो रहा है, देन टैक्स अमाउंट को 5% पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग रिड्यूस करने के बाद उसे टीसी में ऐड करना है। दैट मीन्स जो भी आपका अमाउंट आएगा उसको हम जो भी कॉमन क्रेडिट है जिसको हमने एब्रीविएशन टीसी दी है उसमें हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम निकालते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 कह रहा है कंप्यूट कॉमन क्रेडिट during the useful life of capital goods for a tax period under and donate the same as TN। अब हमें कॉमन क्रेडिट अमाउंट जो ई क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हुआ है उसे 60 से डिवाइड करना है। यहाँ पर हमने 60 से इसलिए डिवाइड करा है क्योंकि हमने देखा था कि हमें लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स 5 इयर्स की लेनी है। एक साल में 12 मंथ्स होते हैं तो 5 इयर्स में 60 मंथ्स। देयरफॉर हमने यहाँ पे 60 से डिवाइड करा है, दैट मीन्स 60 मंथ से हमने डिवाइड करा है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 कह रहा है कि दैट यू हैव टू डिटरमाइन कॉमन क्रेडिट एट द बिगिनिंग ऑफ अ टैक्स पीरियड फॉर ऑल कैपिटल गुड्स हुज यूजफुल लाइफ रिमेन्स ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। और इन गुड्स को आपको टीआर एब्रीविएशन देनी है, विच मीन्स नेक्स्ट हमें पीरियड की स्टार्टिंग में कॉमन क्रेडिट निकालना है जिनकी यूजफुल लाइफ अभी भी बची हुई है।
स्टेप 4 कह रहा है कि अब हमें कॉमन क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, विच मीन्स कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज को बनाने में हमारा कैपिटल गुड्स कितना यूज हुआ है। यहाँ पर जो भी हमारा एग्जेम्प्टेड सप्लाई को बनाने में कैपिटल गुड यूज हुआ है और जो हमने उस पर टैक्स अमाउंट दिया है उसको हमने एब्रीवेशन दी है टीई। टीई निकालने के लिए आपको ई को एफ से डिवाइड करना है। ई का मतलब है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड एंड एफ का मतलब है टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। और लास्ट में हमें इनएलिजिबल क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट करना है। इनएलिजिबल क्रेडिट कह रहा है कि यहाँ पर आपको एड टीई टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी along with the applicable interest during every tax period of the useful life of the capital good concern। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका जो भी अमाउंट टीई का आया था हमारा लास्ट स्लाइड में, उसको इंटरेस्ट के साथ साथ जितनी भी एसेट की लाइफ बची हुई है उसमें हर महीने जब भी आप टैक्स जमा करते हो उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है, और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो आपको गवर्नमेंट को वापस करना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं कि अगर टर्नओवर हमें नहीं पता देन लास्ट ईयर की टर्नओवर यूज कर सकते हैं हम। सेकेंड पॉइंट हमें जो याद रखना है, एग्जेम्प्ट सप्लाई में रिवर्स चार्ज सप्लाई, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग इंक्लूड होता है। सो इन सप्लाई का आईटीसी हमें रिवर्स करना होता है। यहाँ एग्जेम्प्टेड सप्लाई में शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज मेंशन है वो एक्सक्लूड होती हैं एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। जब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं तो सर्विस ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट एग्जेम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड होता है। Aggregate value of exempted supply and total turnover excludes the central excise duty, state excise duty, central sales tax and VAT. Amount of TE for SGST, CGST, UTGST and IGST को separate calculate करना है and GSTR 3B में declare करना है। Value of exempted supply in respect of land and building is the value adopted for paying stamp duty and for security is 1% of the sale value of such security। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो मिस्टर ए ने एक कैपिटल एसेट खरीदा जिसको वो खाली एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज करता है। कैपिटल एसेट की वैल्यू थी 2 लाख और उस पे जीएसटी पे करा था 36,000 का। कैपिटल एसेट उसने खरीदा था 1 अक्टूबर 2018 को, लेकिन 15 नवंबर 2019 को मिस्टर ए ने सोचा कि उस कैपिटल एसेट को अब वो टैक्सेबल सप्लाईज एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए यूज करेगा, विच मीन्स अब हमें 5% के अकॉर्डिंग हर क्वार्टर का अमाउंट जो भी उसने टैक्स अमाउंट दिया है उसको इनपुट टैक्स में से माइनस करना पड़ेगा, और जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा फिर हम उसे ई क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 से 15 नवंबर 2019 तक 5 क्वार्टर्स आते हैं। फर्स्ट क्वार्टर आपका होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ 2018, सेकेंड क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च ऑफ 2019, थर्ड क्वार्टर अप्रैल मई जून ऑफ 2019, फोर्थ क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर ऑफ 2019 एंड फिफ्थ क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ 2019। दैट मीन्स 5 क्वार्टर्स का अगर हम 5% के अकॉर्डिंग टैक्स निकालते हैं विच कम्स आउट टू बी 9,000। 36,000 टोटल टैक्स दिया था, 9,000 का आपका प्योरली फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई यूज हुआ है, तो 9,000 पे हमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिमेनिंग अमाउंट 27,000 हम ई क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इस 27,000 में से हम कितना आईटीसी अवेल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले 27,000 को 60 से डिवाइड करेंगे
दैट मीन्स 60 मंथ से 60 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है ₹450 पर मंथ। अब हम इसमें से एग्जेम्प्टेड सप्लाई का टैक्स अमाउंट अलग करेंगे और टैक्सेबल सप्लाई का अलग करेंगे। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है वो हमारी 2 करोड़ की सेल होती है और कंपनी की टोटल टर्नओवर 10 करोड़ की है। सो दैट मीन्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई का अमाउंट निकलेगा वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ। दैट मीन्स 2 करोड़ divided by 10 crore multiply by 450, that was your common credit. If you are going to solve this, we are going to get ₹90 per month, which means हमें इस ₹90 per month पे ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा और हमें इस ₹90 per month को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में शो करना है। दैट मीन्स हमें गवर्नमेंट को ₹90 per month रिटर्न करने हैं। So it is saying that this amount of ₹90 will be reversed in GSTR2 and under ITC reversal if monthly taxes are paid. If you are paying monthly taxes, so you have to show ₹90 as the amount reversed and you have to show it in your output tax liability. With this, we come to an end of today's lecture. For further reference, you can refer the book Introduction to GST. Thank you.